संपूर्ण भारत के छात्रगण आ गया। सुनील जी खाटी बिहारी आपके सामने आ गया एक बेहतरीन, लाजवाब, रोचक और ज्ञानवर्धक लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर है। जितने भी छात्र 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, खास करके बिहार के छात्र, उनके लिए मैं बेहतरीन ज्ञानवर्धक लेक्चर लेकर के हाजिर हूं। आगे लो सुनील जी खाटी बिहारी, आगे तोहार के सामने आगे। सबसे पहले तू ये सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर। एमे 1 रुपया नहीं खेलेंगे। यू वॉन्ट हैव टू पे सिंगल रुपीज 50 पैस एंड टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर सम रिलेटिव्स अबाउट द सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं और ये 10वें में चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास का भाग 1। इसको मैं 2 अथवा 3 भागों में प्रस्तुत करूंगा। 2 बार सुन लेना, एक भी प्रश्न छूटे मैं मोच काट करके फेंक दूंगा। जनन के दौरान विभिन्नता। हम जानते हैं कि जनन जब होता है, प्रत्येक जीव अपनी संतति की जनन करते हैं ताकि उनकी वंश वृद्धि हो, आगे चले। चाहे घोड़ा हो, चाहे गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, आदमी हो, कोई भी पशु, जानवर, या फिर आप चले आइए पेड़ पौधा भी अपने संतति की, अपने संतान की, अपने आगे की पीढ़ी बढ़ाने के लिए वो उत्पन्न करते हैं। पेड़ पौधा बीज से उत्पन्न करता है। और मान लीजिए कि जो लैंगिक जनन करता है उसमें नर और मादा होता है, अलैंगिक जनन में अपने ही टूट करके विभक्त होता है। तो जनन के दौरान विभिन्नता, तो देखिए जब जनन अलैंगिक होगा तो उस स्थिति में केवल, अब अलैंगिक क्यों कहते हैं आपको पूर्व के ही चैप्टर में बतला दिया गया है कि जब एक ही जीव जनन करता है वही बट करके उसको अलैंगिक जनन करते हैं। तो उसमें भिन्नता कम होती है, उसमें विभिन्नता कम दिखाई पड़ेगी, समानता अधिक दिखाई पड़ेगी। जैसे कि आपका जीवाणु है, जीवाणु विभाजित होकर के 1 2 बनता है, 2 4 बनता है, 4 8 बनता है। आप उदाहरण के रूप में अमीबा को ले लीजिए, तो उसमें समानताएं अधिक होगी और समानताएं कम होगी। दिखने में लगभग एक तरह का प्रारूप दिखता है। लेकिन जब लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन को हम मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि जिसमें नर और मादा हो। अब जैसे मान लीजिए कि पुरुष और महिला मिलेगा, अब तब जो होगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, बाप आ माए माने पप्पा आ मतारी के चेहरा मिलेगा, रंग मिलेगा, आकार मिलेगा, लेकिन तब भी कहोगे जो बाप को हूबहू नकल होगा, क्लोन होगा, ये नहीं है। मां की हूबहू नकल बेटी होगी, ये नहीं है। कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। हाँ, चेहरा गोरा ये मिल सकता है, बाप गोरा है, मां गोरी है, बेटी गोरी होगी, बेटा गोरा होगा, लेकिन हूबहू बाप जैसा बेटा हो जाए ऐसा संभव नहीं है। हूबहू मां जैसा बेटी हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो उसमें अपेक्षाकृत अधिक विविधता आती है लैंगिक जनन में। अब यहां पर ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसके बारे में जान लीजिए कि ये ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। ये अनुवांशिकता के पिता भी कहे जाते हैं और इन्होंने इस क्षेत्र में अपना पूरा जीवन लगा दिया, संपूर्ण जीवन पूरा खपा दिया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का 1822 में जन्म हुआ था और 84 में इनकी मृत्यु हुई थी। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो इसको भी जानकारी रखिएगा। ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में हुई थी और जब बाद में ये वियना विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए। वियना विश्वविद्यालय में इनको प्रोफेसर बनने की इच्छा थी, लेकिन प्रोफेसर वाला परीक्षा जब दिए तो वो पास नहीं कर पाए तो फिर भी चले आए गिरजाघर में। अब वहां पर शोध करने लगे। शोध के लिए इन्होंने अलग अलग मटर का पौधा लिया, कोनो बोना वेराइटी, कोनो लंबा वेराइटी, अलग अलग उन्होंने और भी पेड़ पौधे पर किए। अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते थे, उसको क्रॉस ही नहीं कराते थे, बल्कि उसका मैथमेटिकल डाटा भी तैयार करते थे और उसको लिखते भी थे अगला जनरेशन में क्या परिवर्तन आता है अगले समय। तो उन्होंने इस पर एक गणितीय रूप में सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने सैद्धांतिक रूप में उन्होंने कि इस सिद्धांत को इतना परफेक्शन से दिया कि ये सर्वमान्य होगी। इसके पहले भी वैज्ञानिक किए थे, लेकिन उन्होंने गणितीय रूप से उसको नहीं प्रूव कर पाया या उसमें कुछ त्रुटियां रह गई और सिद्धांत उस सिद्धांत में कुछ भ्रम का गुंजाइश रह गया। तो ये ग्रेगर मेंडल किस तरह के पौधा पर वो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। जल्दी बोल रहे हो, थोड़े से पूछ रहे हैं, देह फाड़ देंगे, नस फाड़ देंगे। हाँ, ये मटर के पौधा पर किए थे। मटर के बीज पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था उसी से। तो इन्होंने क्या किया कि हर पीढ़ी में देखे और अलग अलग वैरायटी के लिए। मेंडल
मटर का पौधा जब लिए तो झुरीदार बीज लिए, बौना पौधा लिए, सफेद लिए, बैंगनी फूल लिए, गोल वाला लिए, अनेक तरह के। तो वो देखे देखे क्या कि जैसे टॉल लंबा अब भुटबा ब्रांड के ई दुगो के क्रॉस किए, दुगो लंबा ब्रांड जिसको टीटी से उल्लेख करेंगे और भुटबा ब्रांड जिसको बौना ब्रांड कहते हैं, बौना प्रजाति का स्मॉल टीटी। तो उसमें क्या देखे कि पहला जो वंश हुआ, फर्स्ट जनरेशन जो हुआ, 100 लंबा ही हुआ। फर्स्ट जनरेशन उतना प्रकट नहीं हो पाया, लेकिन उस लंबाई में थोड़ा सा आकार जरूर कम था। फिर जब दूसरा बार क्रॉस कराया गया, जैसे इसी जो फर्स्ट जनरेशन है उस दूसरा को क्रॉस कराया गया, तो देखा गया क्या कि 3 गो लंबा हुआ और एगो बौना हो गया। इसका माने 3:1 का रेशियो यहां चला है। मीन्स सेकंड जनरेशन में जाकर के चेंजेज आई, फर्स्ट जनरेशन में उतना लक्षण में बदलाव नहीं आ पाया। तो इसको कहा गया क्या, और इस व्याख्या के तहत आपको हो सकता है नीचे चित्र न दिखाई पड़ रहा हो क्योंकि कैमरा की थोड़ी सीमाएं हैं, तो इसमें न दिख पा रहा हो, तो मैंने जो आपको बोला है बस उसी को आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो टीटी लिखा होगा माने टॉल लंबा प्रजाति, स्मॉल टी लिखा होगा इहो टॉले है, इहो आपका लंबा ही है। लेकिन जब छोटका टी लिखा रहेगा 2 जगह तो उस समझिएगा बौना प्रजाति। तो इसमें देखिए कि जब प्रथम में एक लंबा और एक बौना प्रजाति का क्रॉस कराया गया तो सब लंबे हुआ, और सेकंड में जाकर के जो उस सेकंड जनरेशन में जो दोनों प्रजाति जो फर्स्ट जनरेशन वाला आया था उसको क्रॉस कराया गया तो 3 लंबा और 1 बौना हुआ। तो इसी में तो अब देखिए टी जिसको कहते हैं कैपिटल टी, तो उसको प्रभावी लक्षण के रूप में जाना गया। ये इन्फ्लुएंसिव था, ये अपना प्रकट होता था। स्मॉल टी को हम अप्रभावी लक्षण कहें, चूंकि टी एक प्रति पौधा लंबा बनाने के लिए पर्याप्त था, एक के को यदि टी मिल गया तो लंबा बनाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन जब दोनों प्रतियां टी होगी, दोनों ही स्मॉल, तब जाकर के उभुटबा होता था। इसीलिए 3 गो लंबा हो गया। मान लीजिए टी टी मिल गया तो यो लंबा, टी मिल गया तभी लंबा। लेकिन जब दोनों इसमें छोटका टी या छोटका टी मिलेगा तो जाकर के बौना प्रजाति होगा, इसीलिए लंबा आपको ज्यादा हुआ। अब लक्षण कैसे प्रकट होता है, कैसे, आखिर मान लीजिए कि लंबा माता पिता के बेटा क्यों लंबा हो जाता है, भुटबा ब्रांड के माता पिता है तो क्यों भुटबा बच्चा होता है, क्यों बौना हो जाता है। इसका कारण जान लीजिए कि लक्षण प्रकट करने का कोई न कोई जरूर होगा जो शरीर के अंदर से एक संतति से या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहा है। तो कोशिका में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए होता है, और डीएनए में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये भी हम जानते हैं। और ये जो प्रोटीन संश्लेषण होता है इसमें कुछ सूचना एकत्रित होती है। देयर आर सर्टेन कोड्स, देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशंस दैट इज बरीड इनसाइड द प्रोटीन। इसको हम कह सकते हैं। ज्यादा अंग्रेजी हमनी के नहीं के बोलब, क्योंकि ज्यादा अंग्रेजी बोलब तो तू कहो जो माने सुनील सर अब अचानक लेक्चर अंग्रेजी में दे लागल, हमरा के भारत के जे में ज्यादा समझ आवी वो हम बोलब। तो उसमें और उस जो आपका प्रोटीन संश्लेषण जो कोड उसको अपने अंदर धारित करता है उसको हम लोग जीन कहते हैं। वी सी इट एज जीन। तो उसको अब उदाहरण देखिए कि पौधा के लंबाई के एक लक्षण के रूप में लेते हैं। तो पौधा क्यों लंबा होता है, क्योंकि उसमें हार्मोन जो है वो आपका ज्यादा एक्टिवेट होता है। व्यक्ति क्यों लंबा होता है, व्यक्ति में लड़का में क्यों दाढ़ी चलाता है, मुंह चलाता है, लड़का क्यों लंबा होता है, उसका उस हार्मोनल सेग्रीगेशन के कारण। तो हार्मोन जो है वो आपको लंबाई को नियंत्रण करता है। तो पौधा उस हार्मोन पर निर्भर करता है, और उस हार्मोन को एक्टिवेट करता है उसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। तो जिस कोशिका में ऐसे देखिए प्रत्येक कोशिका में, या मान लीजिए जैसे आप पौधा ले लीजिए जिसमें एंजाइम उस हार्मोन को पुश किया, जोड़ दिया, बढ़ाया, तो पौधा लंबा हो जाएगा। और जिसमें वो एंजाइम हार्मोन को नहीं एक्टिवेट कर पाया, नहीं उस पर पावर दे पाया, तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि पौधा छोटा हो जाएगा। अब यहां पर आइए कि प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की 2 प्रोटोटाइप होते हैं, माने प्रतिकृतियां होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसमें प्रतिकृतियां होती हैं। इसमें जिनमें से एक आता है मेल से और दूसरा आता है फीमेल से।
वी आर गेटिंग फ्रॉम वन प्रोटोटाइप फ्रॉम द मेल एंड सेकेंड इज फ्रॉम द फीमेल। अब देखिए यहां पर कि प्रत्येक जनन कोशिका में पैतृक और मातृक से गुणसूत्र जो आते हैं उसका एक एक पीस आता है, सिंगल सिंगल। उसके कारण क्या होता है, और यही गुणसूत्र जो है वो जनन कोशिका का काम करता है। तो जनन कोशिका का काम करता है एक एक पीस, फिर वो बाद में जाकर के जायगोट बन जाता है, मीन्स हो जाता है पूरा। तो उसमें जो आपका जब दो युग्मक का संलयन होता है अर्थात कि नर और मादा का, तो उसमें फिर आपका चूंकि एक एक पीस आता है, एक नर से और एक मादा से, तो वो आपका गुणसूत्र फिर समान हो जाता है। तो समान हो जाता, मान लीजिए कि दूगो अन्य है और दूगो अन्य है, ओकरा में एक एक टूट करके फिर संलयन हो गया, जायगोट बन गया, तो एक एक फिर दू हो गया, समान हो गया। उसमें आपका ऐसा नहीं है कि आपका गुणसूत्र की संख्या चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो इसके कारण क्या होता है कि उसमें गुण आता है। अब उसमें नर और मादा भी जो है वो लिंग निर्धारक कैसे हो जाता है, इसके बारे में जान लें। तो लिंग निर्धारण के बारे में जानते हैं कि कैसे कोई नर होता है। अब मान लीजिए कुत्ता कुतिया मिला, कैसे कुत्ता पैदा लेता है, कैसे कुतिया पैदा लेता है। देखिएगा बच्चा सब जो प्राय टेस्ट करता है, कुत्ता पोसना चाहता है, कुतिया के नहीं पोसना चाहता है। आप देखिएगा उसी तरह फ्रीजियन गाय में देखिएगा कि जब बाछी पैदा लेता है, या जिसको हम कहते हैं कि शी काव पैदा, या मान लीजिए काव पैदा लेती है, तो उस स्थिति में किसान बहुत खुश होता है, क्योंकि वो उसको 20 लीटर 25 लीटर या 10 लीटर दूध मिलेगा, वो अच्छा बिकता है। लेकिन फ्रीजियन गाय में यदि बाछा हो गया, या उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बाद में वो बैल बनेगा, उस बैल का कोई महत्व नहीं रहता है, उस बैल की कोई, अंत में क्या होता है कि उसको कसाई हाथे बेच लेता है, क्योंकि वो महत्वहीन होता है। किसान बाछा को देख करके उसके मन पर पीड़ा हो जाता है, आखिर क्यों ऐसा होता है, क्यों? जबकि देशी गाय में नहीं है। देशी गाय में यदि बैल पैदा होता है, बछड़ा पैदा होता है, देशी सांड ले लीजिए और गाय में, तो वो किसान बहुत खुश होता है, क्योंकि बैल अच्छे दामों में बिकती है। देशी बैल ढोने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कृषि कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन फ्रीजियन, और आप कहिएगा कि जैसे कि फ्रीजियन गाय में ये चीज नहीं देखी गई है। तो लिंग जो होता है कि प्रत्येक में आप आइए, अलग अलग स्पेसीज में कुछ युक्तियां ऐसी होती है जो वो लिंग निर्धारण करता है। कुछ में पर्यावरण पर निर्भर करता है, कुछ जीव ऐसे जिस पर ताप पर निर्भर करता है, कुछ जीव ऐसे हैं जो किस तरह की वो ये क्रोमोजोम्स संलयन होते हैं उस पर निर्भर करता है। तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे कुछ प्राणी ऐसे हैं जिसके निषेचित अंडे तापमान पर निर्भर करता है, और कुछ ऐसा है कि अब जैसे मान लीजिए कि एक पीस, उसमें ऊष्मा ही तय करती है कि कौन नर होगा कि कौन मादा होगा। टेम्परेचर अधिक तो उसकी स्थिति अलग होती है, टेम्परेचर कम तो स्थिति अलग होती है, उसमें आपका नर मादा जो है टेम्परेचर तय करता है। घोंघा ले लीजिए, तो घोंघा एक ऐसा है कि जो आपका लिंग बदल सकता है, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, इस तरह का जो लिंग बदलने का रहता है। तो इसका है कि इसका लिंग निर्धारण अनुवांशिक नहीं होता। तो घोंघा जल्दी बोल, दिनेश वातोरे से पूछ रहे कौन ऐसा जीव है जो अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है? घोंघा। बिल्कुल सही जवाब, 80% नंबर आएगा। लेकिन मानव में ये परिस्थितियां अलग है। तो मानव में ये स्थितियां अलग क्या है कि जैसे मादा है तो इसके पास, हम जानते हैं कि मादा में भी 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, माने 23 क्रोमोजोम्स, उसमें भी 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। 46 क्रोमोजोम्स जिसमें 22 जोड़ा ऑटोजोम्स होता है, और एक जोड़ा जो होता है जिसको हम लिंग निर्धारण करते हैं। और नर में भी 46, क्योंकि जितने भी मैन है, जितने भी आपका नर चाहे मादा हो, मनुष्य यदि है उसमें 46 क्रोमोजोम्स आपका होगा। अब यदि मान लीजिए किसी में 47 हो जाएगा तो वो बीमारी है, और किसी में 45 हो जाएगा तो वो भी एगो बीमारी होता है। मंदबुद्धि का होगा, मोटा हो जाएगा, पेट फुला रहेगा, होठ फुला रहेगा, उसको आप पढ़ने में कमजोर होगा, वो एक अलग विषय है जिसको हम डाउन सिंड्रोम में कहते हैं। कुछ और भी सिंड्रोम के रूप में हम लोग जानते हैं, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम हुआ, पटाउ सिंड्रोम हुआ, बहुत तरह की उसमें बातें होती है, वो खतरनाक बीमारी है। तो मादा का जो 23वां आपका है जोड़ा, जिसको हम कहते हैं लिंग निर्धारक, सेक्स क्रोमोजोम्स कहते हैं, इसमें एक्स और एक्स मादा सदैव देती है, लेकिन पुरुष में एक्स और वाई होता है। अब मान लीजिए कि मादा सदैव एक्स ही देगी, क्योंकि इसके पास एक्स और एक्स ही है, किसी भी परिस्थिति में लेडीज एक्स ही जनरेट करती, क्रोमोजोम्स देगी।
लेकिन पुरुष के अब उस स्थिति पर निर्भर है कि कभी एक्स होता है जनरेट करता है और कभी वाई जनरेट करता है। बस यहीं पर बेटा और बेटी का तय हो जाता है। यदि मादा तो सदैव एक्स देगी, यदि पुरुष एक्स दे दिया तो एक्स और एक्स मिलने पर लिंग निर्धारण पुत्री का होता है, उस स्थिति में बेटी का जन्म होगा। और मादा तो सदैव एक्स देती है, लेकिन पुरुष यदि वाई क्रोमोसोम्स दिया तो उस स्थिति में पुत्रा पैदा लेगा, बेटा पैदा लेगा, सन पैदा लेगा, जिसको कहते हैं बेटा पैदा लेगा। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जब एक्स एक्स क्रोमोसोम्स ये मिलेगा, सेक्स क्रोमोसोम्स, तो उस स्थिति में बेटी, और एक्स वाई मिलेगा तो उस स्थिति में बेटा पुत्र। और इस बात में अब आप विशेष रूप से ये जान लीजिए कि बेटा या बेटी होगी, पुत्र या पुत्री होगी, इसमें मेल या फीमेल होगा, या हम ये कह सकते हैं कि सन या डॉटर होगा, इसका लिए जिम्मेवार एकमात्र पुरुष है और पुरुष ही। और कई बार मैंने गांव में देखा है, कई बार हमने गांव में देखे हैं कि जब 4 गो बेटी हो गया, 5 गो बेटी हो गया, तो बुढ़िया कहती है ए बेटा दोसर बियाह कल, ई जो पुतहुआ बा ना, ई खाली बेटिए जन्म दे। कई बार मैंने देखा है कि अपने क्षेत्र में कहती है कि बउआ अहाँ दोसर बियाह के लियो, ई जे आयल हन घर में पुतहु, ई खाली बेटिए जन्म दियो। और दिस इज टोटली, ध्यान रखिएगा कि फॉल्स एंड बेसलेस एलिगेशन मेड टू द, आप जो डॉटर इन लॉ पर लगा रहे हैं, टोटली आप गलत लगा रहे हैं। हो सकता है कि बेटा दूसरा विवाह भी करेगा तो उस स्थिति में भी सिर्फ बेटी का ही हो सकता है जन्म, क्योंकि वो निर्भर करता है बेटा पर। और ऐसा भी हो सकता है कि 4 बेटी के बाद हो सकता है कि एक्स वाई का इसमें आ जाए और बेटा हो जाए। तो इस तरह से जो ये आरोप लगाना, जी इसके पुतों पर या बेटी पर इस तरह का आरोप लगाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए और अशिक्षा का परिणाम है। और मैं बहुत जल्दी आपको दूसरा वीडियो, इसका दूसरा भाग लेकर के आऊंगा और संपूर्ण भारत के छात्रों से कह रहा भैया सुनी जी खाटी बिहारी तोरा अपन चैनल में एकड़ा सब्सक्राइब करो, ₹1 नहीं खेलेगा। बहुत जल्दी मैं आपको मिलूंगा। जय बिहार, जय भारत।